ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्केयर में। तो आज की हमारी इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है जिसका नाम है WTO। WTO कैसे बना, उसकी हिस्ट्री क्या थी, साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि इससे पहले एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था गेट। उस एग्रीमेंट की क्या लिमिटेशन थी वो भी हम जानेंगे अच्छे से। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले देखो भी, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था ना वर्ल्ड के अंदर 1945 में जो खत्म हुआ था, तो उस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पूरा जो वर्ल्ड लेवल पे था एक तरह से तबाही मच चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो गया था, काफी ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हुआ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ, उसमें ह्यूमंस की भी बहुत ज़्यादा डेथ हुई। तो ये एक पूरे वर्ल्ड के लिए ऐसा टाइम था, क्रिटिकल दौर से गुजर रहा था पूरा हमारा जो वर्ल्ड है। तो उस टाइम क्या हुआ कि दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जिनका नाम था IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक बनाया गया जो ब्रेटन वुड्स का एक सम्मेलन था उसके अंदर। तो उसी के अंदर चर्चा की गई कि हमने जो IMF और जो वर्ल्ड बैंक तो बना लिया है, कैसे बनाया, क्यों बनाया ये इसलिए बनाया ताकि जो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज है या जो कंट्री अंडर डेवलपिंग है उनकी हम हेल्प कर सके फाइनेंस में। तो उसमें यह भी बात रखी गई कि क्या हम हमें अभी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी बना लेनी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड को बढ़ाए, इंटरनेशनली ट्रेड को बढ़ाए ताकि कंट्रीज के बीच में आपस में कोऑपरेशन क्रिएट हो। लेकिन उस टाइम जब ये बात रखी गई तो उस टाइम ब्रिटेन और जो USA थी वो डेवलप्ड कंट्रीज थी, आपको पता है वो आज भी डेवलप्ड है और उस टाइम भी वो काफी डेवलप्ड थी। तो उन दोनों ने इस मुद्दे को इसका अपोज किया कि भाई नहीं, अभी ऐसी कोई भी हम इसका समर्थन नहीं देते, भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो वर्ल्ड ट्रेड को एनहांस करे, बढ़ाए। तो बनाई नहीं गई। तो फिर देखते हैं हम अच्छे से। तो देखो, जब आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड व्हेन एंटायर वर्ल्ड was suffering from loss of economy and humans at that time for economic development, there were establishment of IMF and World Bank in Bretton Woods सम्मेलन जो Bretton Woods कॉन्फ्रेंस न्यू हैम्पशायर जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में था। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया था तो उस टाइम पूरा जो वर्ल्ड था वो किससे सफर कर रहा था, इकोनॉमिक लॉस से और ह्यूमन से, क्योंकि ह्यूमंस की भी बहुत मात्रा में आपको पता है डेथ हुई थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड बहुत दर्दनाक था, आप सबको पता है कि जापान के 2 शहर में बॉम्ब भी गिराया गया था। तो इससे क्या हुआ था, उस टाइम में हमें क्या चाहिए था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। वो कब बनाएगी, ब्रेटन वुड्स की जो कॉन्फ्रेंस थी जो न्यू हैम्पशायर है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के अंदर है, वहां पे बनाई गई IMF और वर्ल्ड बैंक। किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देने के लिए। ये 1944 के दौरान बनाई गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसी के अंदर ये भी डिस्कस किया गया कि भाई हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी हमें बनानी चाहिए जो क्या कर सके, जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड को, वर्ल्ड ट्रेड को इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके। लेकिन उस टाइम जैसे कि हमने पढ़ लिया कि USA और ब्रिटेन थी, उन्होंने अपोज किया कि भाई हम इसका समर्थन नहीं देंगे। तो उस टाइम फिर जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITO शॉर्ट में अगर बोले, तो वो जो बनाने का प्लान था कुछ कंट्रीज का, वो धरा का धरा रह गया। क्यों, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं किया USA ने और ब्रिटेन जैसी कंट्री ने। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही थी वो क्यों बनाने का, उसका पीछे पर्पस क्या था, उसके पीछे पर्पस था कि हमें क्या करना है, या तो रिमूव करना है या रिड्यूस करने हैं जो टेरिफ बैरियर्स लगते हैं। टेरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, आपको पता है कि जो टेरिफ होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक को इसको बोलते हैं हम टेरिफ बैरियर्स, दूसरे का नाम होता है नॉन टेरिफ। तो टेरिफ क्या होता है, टेरिफ वो होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर अपने गुड्स बेचने जाती है, यानी कि जब दूसरी कंट्री सामने वाली कंट्री से गुड्स खरीदती है ना, इंपोर्ट करती है, तो जो कंट्री खरीदती है वो क्या करती है, उसके ऊपर हैवी कस्टम ड्यूटी लगा देती है। तो कस्टम ड्यूटी लगाने से जब वो बॉर्डर पार वो गुड्स आएगा फॉरेनर का, तो वो उसकी कंट्री में महंगा हो जाएगा। तो महंगा हो जाएगा तो उसका गुड्स यानी कि फॉरेनर कंट्री का गुड्स अब उस कंट्री में बिकेगा नहीं, कम बिकेगा। ऐसा क्यों करती है कंट्री, क्योंकि वो अपनी कंट्री की जो इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्शन देना चाहती है, ऐसे इसलिए वो करती है, टैरिफ इंपोज करती है। दूसरा जो नॉन टैरिफ होती है उसमें कंट्री क्या करती है, कस्टम ड्यूटी वगैरह हैवी नहीं लगाती, लेकिन वो क्या करती है, वो जो अपने इंडस्ट्रीज होती है ना, अपने देश की इंडस्ट्रीज, उनके लिए स्पेशल छूट देती है, यानी कि उनको छूट देगी, उनको प्रेफरेंस ज्यादा देगी।
उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो फॉरेनर है उनको वो सपोर्ट नहीं करेगी, तो इसको बोलते हैं नॉन टैरिफ। तो यही किया गया था कि हमें एक ऐसी आईटीओ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसके थ्रू कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर जाए गुड्स बेचे तो उसके ऊपर हेवी कस्टम ड्यूटी इंपोज ना की जाए, साथ ही साथ वहां की जो कंट्री है वो क्या करे, दोनों जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके साथ और जो हमारी इंटरनेशनल इंडस्ट्री यानी कि जो दूसरे देश से वहां पे जा रही है इंडस्ट्री गुड्स बेचने, दोनों को इक्वली ट्रीट करें। किसी एक को यानी कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको पर्टिकुलर वो प्रेफरेंस ना दे। ये इसलिए ये बात रखी गई थी कि भाई हमें आईटीओ बनाना चाहिए, इससे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा तो हर एक कंट्री की डेवलपमेंट होगी। लेकिन फिर वो आपको पता है कि उस टाइम ना कर दिया था किसने, अमेरिका और ब्रिटेन ने। तो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट इन 1947 में हवाना एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1947 के अंदर, जिसमें 53 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट लिया यानी कि भाग लिया। उसमें भी ये मुद्दा रखा गया कि भाई हमें आईटीओ यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ बनानी चाहिए क्या, लेकिन फिर वहां पे यूएसए ने अपोज कर दिया तो ये वहां भी रह गया। उसके बाद में 23 देशों ने मिलके साइन किया एक एग्रीमेंट पे। कहां पे किया, वो जेनेवा के अंदर किया जो स्विट्जरलैंड के अंदर है। 30 अक्टूबर 1947 को किया। डेट वॉज नोन एज गेट, उसी को हम गेट के नाम से जानते हैं। यानी कि 23 देशों ने फिर मिलके बाद में एक एग्रीमेंट किया। कब किया वो एग्रीमेंट, 30 अक्टूबर 1947 को जेनेवा के अंदर। यानी कि यहां से पता चलता है कि आईटीओ तो थी ना, वो तो नहीं बनी अभी। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी वो तो बनी नहीं। तो फिर 23 देशों ने मिलकर साइन किया, एक एग्रीमेंट हुआ कि चलो हमें कुछ ट्रेड को बढ़ाने के लिए और जो टैरिफ है उनको कम करने के लिए हम कोई एक एग्रीमेंट ही कर लेते हैं। तो फिर ये गेट बनाई गई। यानी कि गेट एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये एक एग्रीमेंट था। इसको मल्टीलेटरल एग्रीमेंट बोलते हैं क्योंकि इसमें कई सारे एग्रीमेंट हुए थे ट्रेड को लेके कि हमें टैरिफ वगैरह कम करनी है, हमें ट्रेड को बढ़ाना है, इसलिए। ठीक है, तो ये बनाया गया जिनेवा के अंदर। इसको फुल फॉर्म क्या है इसकी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको हिंदी में व्यापार एवं प्रशुल्क विषयक सामान्य समझौता हिंदी में बोलते हैं भाई। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये बना कब था, 30 अक्टूबर 1947 को, लेकिन ये अफेक्ट में कब आया यानी कि ये लागू कब हुआ, इसने काम करना कब शुरू किया, तो जनवरी 1 1948 को इसने काम करना शुरू किया। ये मेरे नोट्स इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन मैं सारी चीजों की ट्रांसलेशन कर रहा हूं, तो आप इस वीडियो को जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं उसकी ट्रांसलेशन जैसे जैसे मैं बताऊं तो हिंदी में नोट्स बना सकते हो या इसे समझ सकते हो, जिन बच्चों को इंग्लिश में अगर दिक्कत आती है तो अब देखो लिमिटेशन ऑफ गेट। अच्छा ठीक है, अब ये गेट बनाया गया। गेट क्या था, एक एग्रीमेंट था। हालांकि पूरे कुछ देशों की सोच क्या थी कि हम एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाए इंटरनेशनल लेवल पे, जो क्या करे, इंटरनेशनली लेवल पे जो ट्रेड है उसको एनहांस करे, इंक्रीज करे। ठीक है, लेकिन वैसा तो बना नहीं, लेकिन गेट एक एग्रीमेंट बना दिया कि चलो ठीक है, हम कुछ हद तक जो टैरिफ वगैरह उनको कम करके एक ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं जिससे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े। तो इस गेट के अंदर यूएसए नहीं मिला और कई कंट्रीज और थी वो भी नहीं मिली थी इसके अंदर। तो फिर ये जो गेट लागू किया गया, इसकी क्या क्या कमियां थी। पहली कमी तो यहीं से पता चल रही है, क्या कमी थी कि भाई ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये एक एग्रीमेंट था जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था। अब मल्टीलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा मुद्दे रखे हो, एक से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा की गई हो, बात की गई हो कि हम इन मुद्दों पर काम करेंगे। तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट था। तो देखो इसकी लिमिटेशन क्या थी, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो अपने आप में क्या था, इट इज लेग्ड इंस्टीट्यूशनल, सॉरी, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन नहीं था, ये अपने आप में क्या था, एक सेट ऑफ रूल्स था, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। यानी कि इसमें क्या था, ये एक समझौता था, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक संगठन नहीं बोल सकते, ये नियमों का समूह था जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक समझौता बोल सकते हैं। ठीक है भाई। इट डिडंट कवर ट्रेड इन सर्विस, intellectual property rights. Its main focus was on textile and agriculture sector. Its main focus was on टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये जो था ना, हमारा जो गेट बनाया गया था, जो मैं बोल रहा हूं कि वो एक एग्रीमेंट था, ये सिर्फ कवर किसको करता था, ये सिर्फ कवर करता था जो ट्रेड हो रही है, किससे रिलेटेड, जो ट्रेड हो रही है गुड्स से रिलेटेड, वो भी गुड्स किसकी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर वालों को, इनको ही वो ज्यादा कवर करता था। उसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया था और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को इंक्लूड नहीं किया था, भौतिक संपदा अधिकार को इसमें शामिल नहीं किया गया था। किसमें, गेट के अंदर। तो ये इसकी कमी थी। और क्या थी, पार्टिसिपेटिंग जो कंट्री, यानी कि जो कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही है ना, उन कंट्री को हम मेंबर्स कंट्री नहीं बोल सकते, वो क्या बोल सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी थी।
क्यों नहीं बोल सकते मेंबर? क्योंकि मेंबर तब होती है जब कोई चीज ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब ये ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं तो इसके मेंबर कैसे बोलेंगे? तो ये था। और देखो, लेस डेवलप्ड कंट्रीज कुड गेट ओनली लिटिल बेनिफिट्स फ्रॉम गेट, और एक गेट से क्या था कि जो लेस डेवलप्ड कंट्री थे ना उनको बहुत थोड़ा बेनिफिट मिलता था। ट्रेड लिबरलाइजेशन वॉज कन्फाइंड मोस्टली टू द डेवलप्ड कंट्रीज। अब अगर व्यापार की कुछ लिबरलाइजेशन का मतलब था स्वतंत्रता, अगर व्यापार की कुछ स्वतंत्रता थी ना तो वो सारी की सारी डेवलप्ड कंट्रीज, जो रिच कंट्री है, उनके हाथों में थी। तो इससे लेस डेवलप्ड कंट्री को बेनिफिट कम होता था। ये एक एग्रीमेंट था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ठीक है भाई। और क्या क्या था इसमें? जो सर्विस थी उसको शामिल नहीं किया, सर्विस माने सेवाओं को शामिल नहीं किया गया था। इसमें भौतिक संपदा अधिकार को शामिल नहीं किया गया था। ये सिर्फ जो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, उसको ही इंक्लूड करता था, उसी पे फोकस करता था, ठीक है भाई। आगे देखो, और क्या भी, गेट हैड नीदर लीगल स्टेटस नॉर अ ग्लोबल स्टेटस। बात वही आ गई कि जो गेट था ना उसका ना तो कोई लीगल स्टेटस था, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं, ना ग्लोबल लेवल पे था, इसको एक्सेप्ट सभी कंट्री ने नहीं किया था। तो ये कुछ इसकी कमियां थी, इसलिए इसको बाद में क्या किया गया? रिप्लेस किया गया WTO द्वारा। अब WTO है ना, उसका दूसरा नाम ITO भी है, यानी कि WTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ITO होता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO हमारा है क्या? वो इंटरनेशनल लेवल का ही ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम उसी को WTO को ही ITO बोलते हैं, पहली बात। अब देखते हैं कि भाई जो ये गेट था ना उसके टोटल 8 राउंड हुए। 8 राउंड का मतलब इसकी 8 मीटिंग हुई गेट की। गेट को बनाने से लेकर गेट के खत्म होने तक इसमें 8 मीटिंग, अलग अलग मीटिंग बिठाई गई। तो इसमें ज्यादा मीटिंग का डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं इस वीडियो में, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जो इसकी पहली मीटिंग थी, फर्स्ट राउंड था, वो हुई थी जेनेवा इन अप्रैल 1947। अच्छा, इस मीटिंग में क्या होता था? इन मीटिंग में बस यही चर्चा होती थी, कोई एक स्पेशल मुद्दा लेते थे टैरिफ को लेके, कोई एक स्पेशल किसी भी चीज का एक मुद्दा लेते थे, उस पर डिस्कस किया जाता था कि हमें टैरिफ कम करना है या नहीं करना, ये कितना काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उन पे डिस्कस होती थी। तो पहला ये कब हुआ? जेनेवा इन अप्रैल 1947, यानी कि अप्रैल 1947 में इसकी पहली मीटिंग हुई। और ये बना कब था? ये बना 30 अक्टूबर 1947 को था। तो ये ध्यान रखना, बना ये 30 अक्टूबर 1947 को था, लेकिन पहली मीटिंग यहां कब हो गई थी? अप्रैल 1947 में, क्योंकि इस मीटिंग में बात हुई थी कि हमें कुछ एक एग्रीमेंट वगैरह कुछ बनाना चाहिए था। तो यहां से गेट की शुरुआत हो गई थी बनने की। और इसकी जो लास्ट मीटिंग होती है उसको बोलते हैं उरेग्वे राउंड। इसकी मैं सेपरेट आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि इसमें 4 नंबर में या जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है या 8 नंबर का आता है, उसमें पूछा जा सकता है इस पे। तो उरेग्वे राउंड क्या है उसकी मैं अलग से टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा। लास्ट था वो चला था 1986 से लेके 1999 तक। और इसी के थ्रू क्या हुआ था? ये जो लास्ट एग्रीमेंट था, लास्ट जो मीटिंग थी, सॉरी एग्रीमेंट नहीं मीटिंग थी, जो लास्ट मीटिंग थी, इसी में गेट क्या हुआ था? रिप्लेस हुआ था WTO द्वारा। तो अब हमारा फाइनली क्या हो जाता है? जो लास्ट राउंड था उरेग्वे का, जिसको 8वां राउंड भी बोलते हैं, मीटिंग भी बोलते हैं, ये 1986 से 1999 तक चली। और इसमें क्या हुआ? गेट को रिप्लेस कर दिया गया WTO द्वारा। ठीक है भाई, अभी तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। WTO कैसे कैसे बना, क्या क्या हिस्ट्री रही। WTO बन नहीं पाया तो फिर गेट बना, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी तो गेट बनाया गया, फिर उसकी कुछ कमियां थी तो उसको रिप्लेस किया गया किसके द्वारा? WTO। अब मैं बताता हूं कि WTO की डेफिनेशन थी क्या, जो एक्चुअल में बना था बाद में। तो WTO क्या है? द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा ये WTO है ना, ये एकमात्र अंतरराष्ट्रीय लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है किसके साथ? रूल्स ऑफ ट्रेड। रूल्स ऑफ ट्रेड यानी कि देशों के साथ व्यापार कैसे करें उसके नियमों के बारे में बताने वाला एकमात्र इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है WTO। तो ये बना कब भाई? इसको मैराकेस एग्रीमेंट के थ्रू बनाया गया। ये याद रखना, मैराकेस एग्रीमेंट के थ्रू इसे बनाया गया। कब बनाया गया? इस पे 123 देशों ने साइन करके इसको बनाया अप्रैल 1994 को। 1994 को बनाया, क्योंकि यहां पे ये लास्ट मीटिंग चली थी ना, ये 1994 है भाई, देखो सॉरी ये 1994 है, 1994 तक चली थी। और तब ये क्या बन गया था हमारा? ये WTO बन गया था। WTO किस में बना था? 1994 के अंदर अप्रैल में बना था। 123 देशों ने सिग्नेचर किए थे। मैराकेस एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके थ्रू बना था। और बाद में इसने काम शुरू कब किया? 1 जनवरी 1995 को। तो ये हमारा फाइनली ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO इस तरह से बना। इसकी ब्रीफ हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, वो इस तरह से थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि भाई इसके ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव क्या थे बनाने के, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या WTO से एडवांटेज है, पॉसिबल एडवांटेज क्या क्या है, और साथ ही साथ इससे पॉसिबल डिसएडवांटेज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे, सारी जो हिस्ट्री मैंने बताई, लिमिटेशन बताई गेट की, अगर अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और साथ ही साथ अपना कमेंट जरूर शेयर करना ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।